You are currently the only person in this conference. गुड मॉर्निंग एवरीवन। देख पा रहे हैं सब लोग? मैं ऑडिबल? Good morning, sir. ओके। स्क्रीन विजुअल है? कल हम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। उन्होंने बताया था प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड एक वो भी है, और दूसरा है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। किसी भी हाइट से अगर प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो करते हैं, दो तरह के प्रोजेक्शन होते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है और एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन। हम लोग वो दोनों तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। शुड स्टार्ट नाउ। जब तक बाकी लोग आते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग तब तक लेते हैं। जैसे मान लो एक प्रोजेक्टाइल हमने फायर किया और प्रोजेक्टाइल is fired from ground
at an angle theta with horizontal find its elevation when it is at its highest point. जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो उसका एलिवेशन कितना होगा ये पूछा जा रहा है। चलिए ट्राई कीजिए। ओके, कौन बताएगा कि ये जो एलिवेशन है इसका क्या मतलब है? व्हाट डू मीन बाय दिस एलिवेशन? एनीवन? आप बताइए। So height, maximum height. मैक्सिमम हाइट पर एलिवेशन निकालना है। क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट पर व्हाट विल बी द एलिवेशन। नुपुर आप बताएं। माइक का इशू है बच्चे आपका। खैर, वो भी आप बताएं। The change in angle. एक मिनट, स्लो। एलिवेशन जो होता है ना वो एंगल होता है बेसिकली, आप समझो। जैसे मान लो, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है, टावर है, सोचो टावर। अगर हम इस टावर को यहां से देखते हैं तो एलिवेशन का मतलब होता है ये एंगल, दिस एंगल। अगर हम यहां से देखेंगे तो ये एंगल और छोटा होता जाएगा। बेसिकली दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। Theta, alpha. This theta and alpha are angle of elevation from the two different points. Angle of elevation. तो किसी ने कंप्लीट किया क्वेश्चन को? एनीवन हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन? मल्हार कर लिया आपने? हाँ सर। बढ़िया। क्या आया आप आद्या आप बताएं। Sir, tan alpha is equals to tan theta by 2. देखो, क्वेश्चन इसी एलिवेशन वर्ड के इर्द गिर्द था। अगर ये वर्ड हमको समझ में आता है तो क्वेश्चन उसके बाद बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज ये एक प्रोजेक्टाइल पाथ है और ग्राउंड से हमारा जो एंगल है वो थीटा है। ये एंगल थीटा हमने लिया है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसका एलिवेशन का मतलब हो गया ये एंगल। वी आर सपोज टू फाइंड आउट दिस एंगल। तो मैं कलर चेंज कर दूं लाइक दिस। ये एंगल अपने को निकालना है। तो ये हाइट h है
और ये जो डिस्टेंस है ये तो r/2 है ना, रेंज का हाफ होता है, ये सिमेट्रिकल पाथ बताया था। तो अगर हम ये एंगल अल्फा है तो tan ऑफ अल्फा अगर निकालें, क्योंकि हमने बताया कोई भी एंगल को tan के टर्म्स में लिखना ही ज्यादा बेटर, वैसे साइन अल्फा कॉस अल्फा भी निकाल सकते हो, लेकिन जबरदस्ती अपने को फिर हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ जाएगा। tan अल्फा निकालोगे तो हाइपोटेन्यूस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। tan अल्फा इज इक्वल टू h/r/2 और ये हो जाएगा 2h/r। अब यहाँ पर h/r tan θ/4, ऐसा तुम लोग को याद होगा हमारा एक रिलेशन है h/r इज इक्वल टू tan θ/4। ये हम लोग ने इसको डेराइव भी किया हुआ है और ये एक कॉमन रिजल्ट है, इसको हमको याद रखना है। यहाँ पर यूज कर लेंगे h/r हमारा है तो 2 इंटू tan θ/4, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, और जो अल्फा बेसिकली एंगल जो है ना वही यही होता है एलिवेशन। सो tan अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2 आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan θ/2। ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट, एंड दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पिछले क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और उस पर बहुत सारी बातें करी थी। इसमें कुछ कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हमको समझने हैं, क्योंकि 2 क्लास से काफी सारा टाइम वेस्ट हो जा रहा था, इसलिए वी हैव टू कंप्लीट। जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग वापस आएंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट में। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में तुमको याद होगा रेंज का जो फॉर्मूला था वो था u² sin 2θ/g। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला था वो था u² sin² θ/2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u sin θ/g। ये 3 फॉर्मूले हमने सबसे पहले ड्राइव किए थे। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, देखो अगर हमने किसी बॉडी को तो 2 एंगल पर प्रोजेक्ट किया, और वो दोनों एंगल कैसे हैं वो देखो। इफ अ बॉडी is projected at an angle theta and 90 minus theta, इसको मैं अल्फा और बीटा भी बोल सकता हूं, लेकिन बस हमको इतना समझना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात की जा रही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या होगा, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तुम आर, मान लो इसको मैंने बोला फर्स्ट, और ये जो 90 माइनस थीटा इसको बोला मैंने सेकेंड, 2 प्रोजेक्टाइल है, स्पीड सेम है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विथ सेम स्पीड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंडीशन ये भी है विथ सेम स्पीड, स्पीड हमने सेम रखा है, यू ले सकते हो, भी ले सकते हो, स्पीड इनिशियल स्पीड जो है वो सेम है। तो फर्स्ट वाले रेंज को अगर मैं निकालना चाहूं R1, if you see R1 is equals to u² sin 2θ, तो ये तो सिंपली sin 2θ/g ये हो जाएगा, लेकिन R2 का ध्यान दो, R2 क्या होगा, ये हो जाएगा u² sin 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा, क्योंकि उसको 90 माइनस थीटा से थ्रो किया गया है, डिवाइड बाई जी। अब ये 90 माइनस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, मतलब u² sin 180
-2 थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम लोग को याद हो तो 180 -2 थीटा हमारा साइन 180 -2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये सारी बातों को अगर ध्यान रखें तो ये हो जाएगा हमारा u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। यानी कि दोनों का रेंज सेम हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, रेंज दोनों का सेम आ रहा है। मतलब एक एग्जांपल से इस बात को हम लोग समझे और पूरा बात को रियलाइज करने की कोशिश करें। जैसे मान लो एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने थर्टी डिग्री के एंगल पर थ्रो किया, लाइक दिस, और इसी को हमने 60 डिग्री के एंगल पर थ्रो किया। 90 - 30 मतलब 60। तो ये जो है ये ऐसे आके लैंड करेगा और ये कुछ ज्यादा ऊपर जाके लेकिन लैंड इसी जगह करेगा। दिस इज हाउ द डायग्राम और पाथ शुड लुक लाइक। दोनों की मैक्सिमम हाइट में सेम नहीं कर रहा है, दोनों का टाइम हम सेम नहीं कर रहे। हाइट अलग है, टाइम अलग है, हम लोग देखेंगे ये सब अलग होंगे, लेकिन रेंज दोनों का सेम हो गया है। रेंज सेम है। रेंज के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो ये हमारा ग्राउंड है और किसी बॉडी को हमने बिल्कुल छोटे एंगल से, एकदम छोटा एंगल लो 5 डिग्री, 50 लिख दिए, 5 डिग्री बहुत छोटा एंगल ले लो, 5 डिग्री 10 डिग्री ऐसे थ्रो करेंगे, ये तुरंत गिर जाएगा जमीन पर, तुरंत गिर जाएगा जमीन पर। अब तुम क्या कर रहे हो, इसको ज्यादा दूर भेजने के लिए एंगल बढ़ा रहे हो। जैसे जैसे तुम एंगल बढ़ाओगे इसका रेंज जो है वो थोड़ा बढ़ता जाएगा। अगर स्पीड को तुमने चेंज नहीं किया, सिर्फ एंगल को चेंज कर रहे हो, तो ये रेंज बढ़ता जाएगा। और ये रेंज जो है वो मैक्सिमम होता है 45 पर। 45 डिग्री पर अगर तुम जब थ्रो करते हो तो ये मैक्सिमम रेंज, ये जो प्रोजेक्टाइल है ये मैक्सिमम दूर जाएगा। इसके बाद भी अगर तुमने एंगल बढ़ाने लगे लाइक दिस, तो अब प्रोजेक्टाइल दूर नहीं जाएगा, अब फिर से वापस पास आने लगेगा और बिल्कुल ऊपर फेंक दिए तो ये सीधे जाएगा और सीधे चला आएगा। मैथमेटिकली भी इस बात को प्रूव किया जा सकता है कि रेंज जो है वो मैक्सिमम 45 डिग्री पर होता है। कैसे? हमारे पास रेंज का जो फॉर्मूला है उसी को एक बार ध्यान से देखो। रेंज का फॉर्मूला क्या है, u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हम अगर u को चेंज नहीं कर सकते, u अपने मैक्सिमम वैल्यू पर जा चुका है, g अपने मैक्सिमम वैल्यू पर जा चुका है, तो सारा का सारा दारोमदार तो अपने को साइन 2 थीटा पर ही है। अगर हमको रेंज को मैक्सिमाइज करना है, हम स्पीड को चेंज नहीं करना चाहते, जी तो चेंज होगा नहीं, तो थीटा को ही चेंज करना पड़ेगा। और हमको पता है कि कोई भी साइन 2 थीटा, साइन 5 थीटा, एक चीज हमको हमेशा याद रखनी है, बाप रे, साइन ऑफ एनी एंगल, चाहे अंदर कुछ भी हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ये 1 होता है, याद रखना। और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, ये बातें बताई जा चुकी है। साइन के अंदर ब्रैकेट के कुछ भी हो, 1000 थीटा हो, तब भी साइन का वैल्यू +1 -1 के बीच वेरी करता है, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो साइन 2 थीटा को अगर हम लोग 1 ले लें तो आर मैक्स जो होगा
मैक्सिमम रेंज जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, जहां पर साइन 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, और इस तरीके से 1 साइन कितने एंगल के लिए होता है, तो 90 डिग्री के लिए होता है। सो 2 थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से थीटा 45 डिग्री आ जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ हमको करने और डेराइव करने का जरूरत नहीं है। हमको ये चीज याद होनी चाहिए कि रेंज जो है वो मैक्सिमम बीचों बीच फेंकने से होता है। क्या मतलब है? जैसे तुम यहाँ पर देखो, ये हमारा ये वर्टिकल लाइन है। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को सीधे सीधे ऊपर फेंक दिए तब तो ये बिल्कुल भी आगे नहीं जाएगा, यहीं पर गिर जाएगा। और बिल्कुल जमीन पर फेंके तब भी आगे नहीं जाएगा, तुरंत जमीन से ही टच हो जाएगा। इसके बीचों बीच यानी 45 डिग्री पर थ्रो करें तो ये मैक्सिमम दूर तक जाएगा, ये पॉइंट। तो रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री के लिए होता है, और कितना होता है ये भी यहां पर हमने लिख दिया। लेकिन 45 से कम कोई एंगल हो और 45 से बड़ा कोई एंगल हो तो रेंज सेम हो सकता है। जैसे यहां पर हमने 30 और 60 का एग्जांपल लिया। कोई भी दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो जाए तो रेंज बराबर हो जाएगा, और उस एंगल को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत बार इस पर क्वेश्चन हमारे बनेंगे कि हमने दो एंगल पर किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है विद सेम स्पीड और हमारा रेंज सेम हो गया। जैसे ही तुमने पढ़ लिया कि रेंज सेम हो गया, इसका मतलब कि वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री ही होंगे। एक स्टेटमेंट में यहां पर फॉर्म कर रहा हूं, देखो ध्यान से। स्टेटमेंट क्या है कि इफ range is same for two angles of projection, with same speed, with same initial speed, then angles must be complementary. अब ये एंगल्स कैसे कैसे दिखेंगे? अगर एक एंगल हमारा थीटा दिखा तो दूसरा 90 माइनस थीटा दिखेगा। एक एंगल अगर 45 माइनस अल्फा दिखा तो दूसरा 45 प्लस अल्फा दिखेगा। मतलब इन दोनों को सम करोगे तो 90 आना ही चाहिए, बस इतना श्योर होना चाहिए। तो दो तरीके से एंगल कभी कभी क्वेश्चन हमको देंगे, थीटा 90 माइनस थीटा, 45 माइनस अल्फा, 45 प्लस अल्फा। तो ये दोनों के लिए रेंज सेम होंगे। 45 डिग्री रेफरेंस है मैक्सिमम रेंज का, उससे जितना नीचे जाएंगे और जितना ऊपर जाएंगे रेंज हमारा सेम रहने वाला है। पहले बताओ यहां तक बात समझ आ रही है? रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज मैक्सिमम क्यों होगा, किन दो एंगल्स के लिए रेंज सेम हो जाएंगे? Excuse me, sir. क्लियर है यहां तक? अब इस पर क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि दो प्रोजेक्टाइल हैं, उनको सेम स्पीड से थ्रो किया गया जिससे रेंज सेम हो गया। तो अगर उसकी हाइट h1 h2 है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, या फिर इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, रेंज क्या होगा, अलग अलग चीजें पूछी जाती है। तो मैं अभी कोई भी एक एंगल तुम ले लो, मैं थीटा और 90 माइनस थीटा लेके चल रहा हूं। जैसे ही रेंज सेम हुआ, याद रखना ये वर्ड रेंज इज सेम, यही वर्ड क्वेश्चन का की है। अगर ये दिख जाए दो पार्टिकल्स के लिए तो अपने को वो सारा काम करना पड़ेगा जो भी हम कर रहे हैं, और अगर याद हो जाए रिजल्ट तब तो कोई बात ही नहीं है।
जैसे एक प्रोजेक्टाइल को हमने थीटा पर फेंका और दूसरे को हमने 90 माइनस थीटा पर फेंका। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट तुम लिखोगे 2u sin थीटा बाई जी। इसको मैं T1 नाम देता हूँ और इसको हम लोग नाम देते हैं T2, क्योंकि ये सेकेंड प्रोजेक्टाइल है और ये फर्स्ट प्रोजेक्टाइल है। लेट्स अज्यूम, तो ये हो जाएगा 2u sin, अब थीटा की जगह हमारा 90 माइनस थीटा डालेगा, तो ये हो जाएगा 2u cos ऑफ थीटा अपॉन जी। उसी तरह से मैक्सिमम हाइट अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और इसके लिए मैक्सिमम हाइट निकालना चाहें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, और 90 माइनस थीटा का हो जाएगा cos थीटा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हम देख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ये दोनों अलग अलग है, लेकिन रेंज जैसे मैंने पहले भी निकाला था और अभी भी निकाल रहे हैं, रेंज हमारा सेम होगा। जैसे अगर तुम यहाँ पर भी रेंज निकालो R1, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यहाँ पर भी अगर रेंज निकालो तो u स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा, और जैसे मैंने पहले बताया था ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा के ही बराबर होता है, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो सिर्फ रेंज बराबर हो रहा है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये दोनों अलग अलग होंगे, और ये चीज यहाँ पर इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। 45 से जो एंगल बड़ा होगा वो ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, ज्यादा देर हवा में रहेगा। 45 से जो एंगल छोटा होगा वो कम ऊंचाई तक जा रहा है, कम देर हवा में रह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डिफरेंट। और हाइट तो सामने से डायग्राम में भी दिख रही है कि अगर ज्यादा एंगल बड़ा होगा तो ज्यादा ऊपर जाएगा, तो हाइट वैसे भी ज्यादा हो जाएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ये सेम नहीं होंगे, लेकिन रेंज सेम हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं इस पे, क्योंकि एग्जामिनर ये मानते हैं, जो क्वेश्चन सेट करेगा, कि तुमको ये बात पता है कि थीटा और 90 माइनस थीटा होता है, और ये सारी चीजें तुमको पता है। क्वेश्चन कर सकता है फाइंड इनिशियल स्पीड of projection in terms of T1 and T2। ये जो हमने वैल्यूज निकाले हैं, क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं निकालेगा, बोलेगा कि दो प्रोजेक्टाइल थ्रो किए गए जिनका रेंज सेम है। अगर एक का टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है, तो उसका इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, आप ये बताइए। what you are supposed to find, you are supposed to find its speed in terms of T1 and T2, और अगर पॉसिबल हुआ तो जी का टर्म अगर आएगा तो आ सकता है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फाइंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। इनिशियल स्पीड भी T1 T2 के टर्म्स में पूछा जा सकता है, रेंज भी पूछा जा सकता है। उसी तरह से इनिशियल स्पीड, फाइंड इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इन टर्म्स ऑफ H1 एंड H2। अगर हाइट दे दी गई कि दोनों का हाइट H1 और H2 है, तो इनिशियल स्पीड क्या होगा, या रेंज भी पूछा जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ H1 एंड H2। तो टोटल 4 क्वेश्चन एक तरीके से बन सकते हैं, और ये चारों क्वेश्चन बनने के लिए हमको ये जो हमने लिखा है ये क्वेश्चन में देगा नहीं,
ये अपने को पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। ये जब तक एक्सप्रेशन हम लिखेंगे नहीं और ध्यान नहीं देंगे तब तक ये क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में T1 T2 H1 H2 दिया रहेगा, ना कि उसका वैल्यू दिया रहेगा। चलिए एक एक करके ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जिनका हो जाए वो हैंड रेज करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हम्म। सर वो थर्ड वाला क्या लिखा है? फाइंड इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इन टर्म्स ऑफ H1 एंड H2। ओके सर। बेसिकली इनिशियल स्पीड और रेंज, यही दो चीज निकालना है। एक बार हाइट के टर्म्स में निकालना है और एक बार टाइम के टर्म्स में निकालना है। ओके, चारों पार्ट हो गए। यस सर। गुड, वेरी गुड। आपके भी हो गए चारों पार्ट। Yes, sir. गुड। चैतन्य, साची, श्रावणी, कनक आई है। कनक हो रहा है बच्चे आपसे? सुन पा रहे हैं आप? थोड़ा डिफिकल्ट है सर। कर रहे हो? हाँ, ट्राई कर रही हूँ। उन्नति, हाँ सर, 2 मिनट ट्राई कर रही हूँ। बराबर बराबर। सानवी, यस सर कर रही हूँ। देखो मैं फिर से तुम लोग को थोड़ा हिंट और देता हूँ। क्वेश्चन में कहीं भी थीटा का जिक्र नहीं रहेगा। ये हमको खुद से समझना है कि यही एंगल होते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा कि एक थीटा है और 90 माइनस थीटा है। क्वेश्चन में सिर्फ लिखा रहेगा कि रेंज सेम है बस। और ऐसे क्वेश्चन तुम लोग को मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे। हमने जो क्वेश्चन बैंक शेयर किया है 250 क्वेश्चन का, उसमें मिल जाएंगे। भरे पड़े हैं इसके क्वेश्चन। तो आंसर मेरा थीटा के टर्म्स में नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, देयर शुड नॉट बी एनी थीटा। अगर मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है कि इनिशियल स्पीड हमको निकालनी है इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2, तो सिर्फ T1 और T2, टाइम ऑफ फ्लाइट्स इन द टू सिचुएशंस, ये होना चाहिए। और जी अगर होना है तो हो जाए। लेकिन इसके अलावा कोई थीटा, कोई 90 माइनस थीटा, कोई यू, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल ये यू तो निकालना ही है और इसमें एच भी नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली अपने को मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। अब जैसे हमको पता है कि दो एंगल के लिए अगर रेंज सेम हो गया तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है T1 एंड T2। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब T1 का वैल्यू ये है और T2 का वैल्यू ये है, और इन दोनों को यूज करके समहाउ अपने को U का वैल्यू निकालना है। यानी थीटा नहीं आना चाहिए, थीटा को एलिमिनेट करना है। अब मैथमेटिकली अगर सोचो कि थीटा कैसे एलिमिनेट होगा, तो एक चीज जो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आती है, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाता है? 1, है ना? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाता है। अगर हमारा T1 और T2
इन दोनों को हम स्क्वायर कर दें। क्वेश्चन में T1 और T2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ, ये हम लोग को खुद से लिखना पड़ेगा, जो मैंने पहले ही लिख दिया। तुम देखोगे अगर मैं T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर अगर ऐसा करता हूं तो क्या होगा, 2u sin थीटा बाई जी का स्क्वायर हो जाएगा, 2u cos ऑफ थीटा बाई जी का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2u sin ऑफ थीटा अपॉन जी का स्क्वायर प्लस 2u cos ऑफ थीटा बाई जी का स्क्वायर। अब क्लियरली यहां पर 4u स्क्वायर अपॉन जी, और ब्रैकेट में बचेगा क्या, दोनों में 4u स्क्वायर बाई जी है, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर है। अब u का वैल्यू निकालना है तो पुट कर दो g बाई 4 T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर। फाइनल एक्सप्रेशन u क्या हो जाएगा, सॉरी g स्क्वायर भी होगा ना यहाँ पर, 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर भी होगा, सॉरी। तो रूट लोगे तो ये हो जाएगा g बाई 2 T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर का पावर हाफ, या रूट भी डाल दो, रूट अंडर। तो ये हमारा इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, और यही हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऐसे किया था आपने, यस सर। आपने भी ऐसा ही किया था। Yes, sir. गुड। अब सिर्फ एक क्वेश्चन से तो बात बनेगा नहीं, 4 क्वेश्चन हमने दिए हैं, और ये चारों क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के हैं। रेंज भी अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं। सेम तरीके से जैसे T1 और T2 को यूज करके हमको रेंज निकालना है, तो रेंज हम देखेंगे क्या है। रेंज हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और T1 T2 हमारे सामने दिए हुए हैं। कुछ करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो। सर ये आपको कैसे समझ में आया कि मल्टीप्लाई करना है, तो मैं साइन 2 थीटा का टर्म देख रहा हूँ, और साइन 2 थीटा में आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो फॉर्मूला सबको पता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर जिसको ये पता है वो इसको मल्टीप्लाई ही करेगा। तो सेकंड क्वेश्चन हम सिंपली क्या करेंगे, T1 इंटू T2 मल्टीप्लाई कर दो। एक टर्म है 2u साइन थीटा अपॉन जी, और एक टर्म है 2u कॉस ऑफ थीटा अपॉन जी। अब u और u स्क्वायर बन जाएंगे, एक 2 को कॉमन कर लो और एक 2 को साथ ले लो। g स्क्वायर हो रहा है तो g को भी साथ ले लो। 2g को हमने एक तरफ कर दिया, और बाकी जो टर्म बचा अगर तुम ध्यान से देखो, एक 2 बचेगा, एक u स्क्वायर बचेगा, एक साइन थीटा बचेगा, एक कॉस थीटा बचेगा अपॉन जी। और देखा जाए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो साइन 2 थीटा, यही तो रेंज हो गया पूरा, यानी कि 2 बाई जी इंटू आर। तो अगर हमसे सिंपली रेंज पूछे तो रेंज हम लोग लिख सकते हैं जी T1 T2 अपॉन 2, या हाफ जी T1 T2, ये हो गया वैल्यू। तो हमने क्या किया, सिर्फ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूं बार बार, तुम ध्यान से देखो, ये जो वैल्यूज लिखे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन में तो दिए नहीं है। ये तो हमको पता है कि रेंज बराबर होने से ये सारी बातें हो रही है। ये जितना भी डेटा हमने पहले लिखा है ये वाला, ये रेंज को सेम करके ही तो लिखा गया है। अगर हमको यही नहीं लिखने आएगा तो हम ये सब काम कैसे करेंगे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही कॉन्सेप्ट से देखो 4 क्वेश्चन तो हमने बना दिए, इसलिए इसको हमको थोड़ा सा
ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी रेंज बराबर हो तो ये काम करना पड़ेगा। सिमिलरली मैं हाइट और H1 H2 के टर्म्स में इनिशियल स्पीड और रेंज निकालने की बात कर रहा हूँ। ये भी आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। हाइट में तो डायरेक्टली तुमको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिख रहा है, सिंपली उसको ऐड कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यू निकल जाएगा। और रेंज निकालने के लिए यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 2 पार्ट आप लोग को होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, ये 2 पार्ट आप होमवर्क के लिए करेंगे। मैं यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं कर रहा, चाहो तो इसका आंसर बता सकता हूँ, लेकिन आंसर बता देंगे तो हिंट मिल जाएगा। मैंने एनफ हिंट दे दिया है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में बहुत सारी बातें हमने कर ली। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, वर्टिकल वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, किसी भी समय एंगल निकालना हो तो वी वाई में वी एक्स करते हैं। ये सारी बातें एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, जो दूसरा वैरायटी है प्रोजेक्टाइल का, वो है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए काम के हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को 2 तरीके से थ्रो किया जा सकता है। एक तो तरीका है इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया जाए लाइक दिस, तो ये कुछ ऐसे आके गिरेगा। और किसी एंगल पर, तो अभी मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पर ही अपने आप को फोकस करता हूँ, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब यही होता है कि उसको सीधे सीधे थ्रो कर दिया गया लाइक दिस। मान लेते हैं यहां से हमने 3 अलग अलग बॉडी को थ्रो किया, सबको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, तो तीनों का पाथ जो देखने में आएगा तो कुछ ऐसा आ सकता है। जिसकी स्पीड कम होगी वो थोड़ा नजदीक ही गिरेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो थोड़ा दूर जाके गिरेगा, कुछ ऐसा हो सकता है। क्लियरली अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं, इसको 2 नाम दे दूं और इसको 3 नाम दे दूं, और अगर हमने इसको V से थ्रो किया है तो देख के ही बताया जा सकता है कि किसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा। V1 V2 V3 में क्या रिलेशन होगा, अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V1 V2 V3? अभी हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं डिस्कस किया, बावजूद इसके अगर हम V1 V2 V3 के बारे में पूछे तो क्या बोल सकते हो, बताओ। अब बताइए। सर V1 सबसे बड़ा होगा, फिर V2 देन V3, क्योंकि रेंज सबसे सिंपल ज्यादा सी बात है, V1 की। सबसे दूर जो गिरा है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और क्या, मतलब सबको तो सेम ही तरीके से थ्रो किया गया है। जब सेम तरीके से थ्रो किया गया है, एक दूर जाके गिरा, एक नजदीक गिरा, तो क्लियर बात है भाई, जब हाइट भी सबके लिए सेम ही कर दी हमने और अलग अलग जगह सब गिर रहे हैं, इसका मतलब कि जो सबसे दूर गिरा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। क्लियरली यहाँ पर V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, ये हम बना सकते हैं relation। और जिसकी जितनी स्पीड ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा दूर जाके गिरेगा। अब पॉइंट ये है कि सबका टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होगा या सेम होगा? सब जितने देर तक हवा में मूव कर रहे हैं ये सेम होगा या अलग अलग? ओके, 2 लोग ने हैंड रेस किया है, बाकी लोग भी।
रेगुलर बच्चे ही हैंड रेस करते हैं और बाकी बच्चे बिल्कुल शांत शांत रहते हैं, कैसे कैसे चलेगा? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वेश्चन ये है हमारा कि स्पीड में तो हमने ये बात समझ लिया कि V1 ज्यादा है, V2 से छोटा है, V3 सबसे छोटा है। लेकिन अगर मैं तीनों का टाइम मान लो, जैसे पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने मान दिया T1, ये मान लिया T2 और ये मान लिया T3, तो T1 T2 T3 में भी कुछ रिलेशन होगा या क्या होगा? कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? चैतन्य आप बताएं। सर सेम रहेगा क्यों? सर, क्योंकि जी पर ओनली सब बस जी पर डिपेंडेंट। ओके, आंसर नो डाउट तीनों का टाइम सेम रहेगा, यही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हम जानना चाहते हैं इसके पीछे लॉजिक कितने लोगों को क्लियर है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन T1 T2 T3। हाँ, चलिए मैं एक एक करके जो लोग ने हैंड रेस किया है उनसे आंसर ले रहा हूँ। आप बताएं क्यों सेम होगा? सर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सिर्फ हाइट पर डिपेंड होगा, मतलब √2h/g, उसमें u का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए सेम ओके, होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे का कहना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो 2h/g √ओवर होगा, और इसमें कहीं भी u तो है ही नहीं, तो फिर u चाहे कुछ भी हो, वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, टाइम सेम रहेगा। वेरी गुड। और मल्हार आप बताओ। सर उसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, तो अगर हम उसे एक अलग एंगल पे देखेंगे तो वो सब एक लाइन में गिरते दिखेंगे, मतलब उनका फ्री फॉल चालू है, तो उनका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। बराबर। देखो, सेम चीज को समझने और देखने का तरीका अलग अलग बच्चों का अलग अलग तरीके से होता है। कुछ बच्चे मैथमेटिकली सोचते हैं, कुछ बच्चे लॉजिकली सोचते हैं, कुछ बच्चे दोनों तरीके से सोचते हैं। हम कैसे चीजों को देख रहे हैं यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। हो सकता है रिजल्ट हमारा सबको, 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को रिजल्ट पता हो कि T1 T2 T3 बराबर होते हैं, लेकिन हम इसको देखते कैसे हैं, वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैटर करता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि T1 T2 T3 बराबर होता है तब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ और आएगा तो फिर अपने को मेन जो अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिक है, वही काम आएगा। अब हम जो, चलो आद्या आप बताओ। सर मेरा भी वो √2h/g वाला ही था। बराबर। ये इस तरीके से सोचना कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही लॉजिक है। मैं कोई भी लॉजिक को, जितने भी बच्चों ने अभी तक बताया है, मैं किसी को गलत नहीं कर रहा, इट्स परफेक्ट। लेकिन अब हम जो तुमको बताने जा रहे हैं, सिंपली थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर। ये जो बॉडी को हमने थ्रो किया, अगर मान लो ग्रेविटी नहीं होती, लेट्स अज्यूम, अगर ये जो जी है ये नहीं होता, तो क्या ये बॉडी कभी नीचे आता? हमने किसी हाइट से एक बॉडी को थ्रो किया, तो ये नीचे तो इसलिए आ रहा है ना कि जी है। अगर ये जी नहीं होता तो क्या ये कभी नीचे आता या सीधे 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 आगे बढ़ता चला जाता? बताओ मेरे को। इसको रियलाइज करना थोड़ा, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा है ही, बिना ग्रेविटी के हम कोई भी चीज को इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत सिंपल सी बात है जो हम समझ सकते हैं कि अगर हम बॉडी को थ्रो किए और ग्रेविटी नहीं होती तो न ऊपर जाता न नीचे जाता, उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगता, उसका कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होता, तो सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही जाएगा, वो क्यों नीचे आएगा? यानी कि नीचे आने के लिए इसका वेलोसिटी का कहीं कोई रोल है ही नहीं, जो रोल है वो जी का है, इसी के कारण बॉडी नीचे आ रहा है, याद रखो। कि अगर जी नहीं होता तो ये बॉडी सीधे 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 आगे बढ़ता 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 इन्फिनिटी तक चला जाता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। नीचे क्यों आएगा भाई? नीचे तो ग्रेविटी के कारण ही आ रहा है। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी सोचना चाहें तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों √2h/g हो गया? क्योंकि दिस सिचुएशन इज वेरी मच सिमिलर
टू ड्रॉपिंग ए बॉडी फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से अगर किसी बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं, ये हमारा बॉडी है और किसी हाइट से इसको ड्रॉप किया, तो ये सिचुएशन और ये सिचुएशन सिमिलर है। क्यों? क्योंकि जब हम बॉडी को थ्रो करते हैं तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है, इसका कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर या नीचे होता नहीं है, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट इज 0 और वर्टिकल कंपोनेंट ही टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह को डिसाइड करता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट को डिसाइड नहीं करता, और वो तो हो गया 0। यानी कि ये कुछ ड्रॉपिंग वाला केस का ही बात हो रहा है, जिसमें अगर जी लगे तो नीचे जाने का टाइम होता है 2h/g। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही सिचुएशन बन रहा है, तो डायरेक्ट हम यहां पर फॉर्मूला लिख लेंगे 2h/g। लेकिन ये अलग बात है, ये नीचे डायरेक्ट नहीं गिरेगा क्योंकि इसको एक वेलोसिटी देके थ्रो की गई है हॉरिजॉन्टल, इसलिए ये थोड़ा आगे जाके गिरता है। ये फुट ऑफ द टावर या फुट ऑफ द छत, रूफ, जो भी बोलो, उससे कुछ डिस्टेंस पर जाके गिरेगा। और इसको भी हम एक तरीके से रेंज की तरह देख सकते हैं। ये जहां पर गिर रहा है इसको एक रेंज की तरह देखा जा सकता है। आगे क्यों गया? अपनी वेलोसिटी के कारण। तो रेंज यहां पर हमारा हो जाएगा जो भी उसकी वेलोसिटी है इनटू जो भी उसका टाइम है। तो टाइम तो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, 2h/g इंटू v। अब तुम देखो जो पहला स्टेटमेंट था v1 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v3, क्लियरली हम देख सकते हैं कि भले ही टाइम ऑफ फ्लाइट स्पीड पर डिपेंडेंट ना हो, लेकिन रेंज तो डायरेक्टली स्पीड पर डिपेंडेंट। जिसका स्पीड जितना ज्यादा उसका रेंज उतना ज्यादा। तो चाहे हम बुलेट फायर कर दें या कोई स्टोन थ्रो करें, अगर दोनों को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो ग्राउंड पर तो दोनों सेम टाइम पर आएंगे, लेकिन बुलेट बहुत दूर जाके गिरेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो नजदीक गिरेगा, लेकिन टाइम दोनों सेम लेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम दोनों सेम लेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ये चीज को हमको कभी भी भूलने की जरूरत नहीं। नाउ और भी बातें हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की जो हम लोग को समझ में आनी चाहिए। जैसे देखो, जब हमने थ्रो कर दिया, ठीक है, एक और डायग्राम यहां पर बनाते हैं। अगर हमने इसको थ्रो कर दिया और स्पीड पे दे दी v0, लेट्स अज्यूम, तो नो डाउट इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। इट इज ऑल्सो लाइक पैराबोलिक पाथ, पार्ट ऑफ पैराबोला ही है। और किसी भी इंस्टेंट पर, सपोज बॉडी यहां पर है, तो जब भी कोई बॉडी कहीं पर भी हो उसके पास एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट तो होंगे, क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट तो आ जाएगा। ये vx हमेशा v0 के बराबर होगा, क्योंकि अभी भी मोशन अलोंग x एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस अगर करोगे तो देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग अभी भी कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन नहीं होने की वजह से, और हमारा x एक्सिस ये है और ये हमारा y एक्सिस ये है, तो जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहनी पड़ेगी। इसलिए बिना किसी देरी के तुम ये एक्सप्रेशन तो लिख ही सकते हो कि vx हमेशा v0 के बराबर रहेगा, चाहे वो कहीं का बात हो। इस पूरे पाथ पर, चाहे हम ग्राउंड को हिट करने वाले पोजीशन पर ही बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा v0 ही रहेगा। बात आती है वर्टिकल कंपोनेंट, ये हमारा चेंज हो रहा है ग्रेविटी के कारण, एक्सेलरेशन है इसके कारण। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो तुम टाइम के टर्म्स में लिख दो या तो तुम डेप्थ के टर्म्स में लिख दो। दोनों के टर्म्स में लिखा जा सकता है। ये जो vy है इसको अगर टाइम के टर्म्स में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ टाइम,
अगर बॉडी यहाँ पर 0 पर था और टी एट टाइम टी इक्वल टू टी यहाँ पर आया है, तो वी वाई इन टर्म्स ऑफ टाइम वी वाई इज इक्वल टू सिंपली जी टी। वी बराबर यू प्लस ए टी, यू 0 था और इन टर्म्स ऑफ हाइट और डेप्थ मान लो वो स्मॉल एच हाइट नीचे चला गया, तो उसके लिए वी वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ओवर 2GH। बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला है जो हमने ड्रॉपिंग के केस में आपको सिखाया था कि अगर एच हाइट नीचे जाता है तो किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, ये वही फॉर्मूला है। तो हमको वर्टिकल कंपोनेंट दोनों टर्म से मिल गए, टी के भी टर्म से मिल गया और एच के भी टर्म से मिल गया, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स ये तो पूरे टाइम ही वी नॉट रहने वाला है, इनिशियल स्पीड के बराबर आने वाला है, इसके बारे में तो बॉदर होने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी भी टाइम पर तुमसे बोला जाए कि नेट स्पीड कितनी है, तो यू कैन इजिली, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वही होगा नेट स्पीड, और क्या होगा। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर v इज नथिंग बट इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई, और यहाँ पर वी वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस जे लिखना नहीं भूलना, जे न लिख के हम लोग माइनस जे लिखेंगे। एंगल अगर पूछे तो हॉरिजॉन्टल से मान लो ये एंगल है, मान लो इस एंगल को मैंने अल्फा ले लिया, तो tan अल्फा हमारा हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स। अब जिस टर्म्स में तुमको निकालना हो वी वाई को उस टर्म्स में डाल दो तो अल्फा निकल जाएगा। अगर ये ग्राउंड पर आया तो इसकी नेट स्पीड कितनी होगी जिससे वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो जब ग्राउंड पर आएगा तो हमको हाइट पता है कितने नीचे गया है ये, इसलिए वी वाई अंडर रूट ओवर 2GH लिखा जा सकता है। और अगर 2GH अंडर रूट ओवर हमने लिख दिया तो हमको वी वाई मिल चुका है, और वी एक्स तो हर बार के लिए वी नॉट ही था, तो इसको इजीली निकाला जा सकता है, एंड दैट कैन बी रिटन एज दिस एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस 2GH। ये जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो इसका भी एंगल जो है वो भी निकाल सकते हैं सेम लॉजिक से। तो द पॉइंट इज कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी हो तो उसमें हम जितनी भी चाहे चीजें निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। एक दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने पहले ही डिस्कस कर दी, जैसे रेंज जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और टाइम ऑफ फ्लाइट वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था जो हम लोग को समझ में आना चाहिए। तो ये सारी बातें, ये लॉजिक क्लियर है। अब इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड ऑल ये सब निकालने का जरूरत नहीं है। मोस्टली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और वो सारी चीजें हमारे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए ही होती है। ऐसा नहीं कि इसके लिए निकाल नहीं सकते, लेकिन इसमें पूछा नहीं जाता क्योंकि ये पार्ट ऑफ अ पैराबोलिक पाथ है, कंप्लीट पाथ नहीं है, ये एक पार्ट है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की बात नहीं होती। क्लियर है यहां तक? अब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और उसमें एक जो सबसे शानदार क्वेश्चन बनता है वो है स्टेयर केस वाला प्रॉब्लम। स्टेयर केस क्या होता है? इस तरह का बेसिकली नॉर्मल स्टेयर ही है, उसको स्टेयर केस बोलते हैं। हर स्टेयर का एक कांस्टेंट विड्थ होता है, एक कांस्टेंट हाइट होती है।
हर स्टेयर के साथ यही बात है, कांस्टेंट विड्थ कांस्टेंट हाइट। अगर मैं विड्थ को बी से डिनोट करूं और हाइट को ए से डिनोट करूं तो ये सारा ऐसा चलता जाएगा। और ये कितना स्टेप का है ये अपने को कोई काउंट नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेप, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड स्टेप, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड स्टेप एंड सो ऑन। इस तरीके से ये और भी आगे बढ़ता चला जाएगा। और क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है जनरली, मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है, ये बॉल है, इसको क्या वेलोसिटी देके थ्रो करें, इसकी वेलोसिटी v नॉट क्या हो, व्हाट शुड बी v नॉट, या फिर v नॉट की जगह v ले लो, v नॉट थोड़ा सा, ताकि ये सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप के बिल्कुल एज पर जाके गिरे। मतलब एज पर गिरने का मतलब होता है कि कुछ ऐसा, यहां पर ऐसा, ये थर्ड स्टेप के एज पर गिरा, तो सेकेंड स्टेप के एज पर गिरना चाहिए, फर्स्ट स्टेप के एज पर गिरना चाहिए। इसके लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए, और ये हम 1 2 3 ऐसा ना देके हम nth स्टेप का क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। अगर n का वैल्यू 1 डाल दोगे तो 1 के लिए आ जाएगा, 2 डाल दोगे तो 2 के लिए आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू of v so that it hits on nth step, hits at the edge of, ऐसा लिखो, nth step, बिल्कुल उसके एज पर क्लिक करें, हिट करें। अगर ये वर्ड नहीं यूज करेंगे तो क्या फर्क आएगा, ये भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए ये वर्ड लेके चलो। ओके, दो बच्चों ने हैंड रेज किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से इसको कंप्लीट करें। वेरी गुड। ये क्वेश्चन क्लास में भी आप लोगों को शायद कराया गया होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसमें हम लोग को आना ही चाहिए करने। 1-2 मिनट और देता हूँ। श्रावणी, एक भी आंसर नहीं आया, लेकिन आज आपका, हम कब से वेट कर रहे हैं कि श्रावणी आज आंसर करेगी, लेकिन एक भी आंसर अभी तक नहीं आया। सर आंसर आया है पर कंफर्म नहीं है। अरे तो बताने से तो कंफर्म होगा ना। यहाँ पर कौन सा बच्चा है जिसको हर आंसर कंफर्म हो गया, लेकिन वो आंसर तो बताना पड़ता है ना, तब जाके वो गलत है सही है ऐसा पता चलेगा। बताइए। आदित्य, रितिका, अच्छा आपका तो माइक नहीं काम करता ना, नहीं नूपुर का नहीं काम करता, ईदका का तो काम करता है, तुम्हारा तो माइक काम करता है, फिर तुम क्यों आंसर नहीं करते? खुशी, ये बच्चे कभी आंसर ही नहीं करते। क्रिश, ऐसे आंसर नहीं करने से तो बात बनेगा नहीं ना, आंसर तो अपने को करना ही पड़ेगा। हाँ बच्चे, नक्षत्रा बताइए क्या आंसर आपका? सर √2nh अपॉन GB स्क्वायर। √2nh अपॉन GB स्क्वायर, ऐसा? यस सर। ओके, लेट्स सी। बाकी बच्चे जिन्होंने निकाला है उनसे भी एक बार कंफर्म कर लो यही आंसर है क्या। आप बताइए यही आंसर है?
सर मेरा आंसर आया यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन जी बी स्क्वायर अपॉन 2h। NGB² अपॉन 2h, और इसका रूट लेना पड़ेगा अगर हमको v निकालना है तो, है ना। कुछ इस तरह का है आंसर, ठीक है। कुछ कुछ तो डिफर लग रहा है। मल्हार आप बताएं। हाँ सर, वो राइट वाली है, मैंने बस उसको रूट लेके सिंप्लीफाई किया। तो ये वाला, हाँ ओके। आधे आप बताएं। सर वो जो सेकंड वाला आपने लिखा है वो। बढ़िया। श्रावणी आपका कौन सा है? सर मेरा भी सेकंड वाला ही है, मैंने बस उसमें वैल्यूज पुट की है इनकी। ओके, ओके। देखो, आंसर गलत आना इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं देते। जिस बच्चे ने भी आंसर किया है उसको बिल्कुल भी शर्माने का बात नहीं है। द पॉइंट इज उसने ये आंसर निकाला, यही बहुत बड़ी बात है। कितने बच्चे तो ये आंसर निकाल ही नहीं पा रहे, और गलत आंसर होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बल्कि तुम जब आंसर बताते हो और मान लो आंसर गलत होता है, तो तुमको कुछ नया सीखने को जरूर उसके बाद मिलने वाला है, ये याद रखो। तुम्हारा मिस्टेक्स तुरंत पता चलने वाला है कि तुमने क्या मिस्टेक किया, और जब तक मिस्टेक पता नहीं चलेगा तुम्हारा ग्रोथ कैसे होगा। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक बच्चों को समझ नहीं आता। बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे ही बैठे रहते हैं जिनके आंसर रेडी हैं और वो करेक्ट आंसर है, लेकिन फिर भी वो हेजिटेशन के कारण वो नहीं देना चाहते। कौन दे आंसर? कोई ना कोई तो दे ही देगा। दो चार बच्चे जो थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं क्लास में, बोलते हैं, सारे बच्चे उन्हीं पर छोड़ देते हैं, वही आंसर करेगा, हमको करने की जरूरत नहीं है। ये एटीट्यूड से क्या होगा, धीरे 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 जो भी अगर गलतियां हैं वो फिगर आउट नहीं होंगी। जब हमारे पास आंसर रेडी है तो हमको आंसर करना है, भले ही वो गलत हो सही हो, क्या फर्क पड़ता है। और अगर हमारा आंसर गलती से मान लो सोचो गलत ही हो गया, ठीक है, तो इसके बाद हमारा करेक्शन तो होगा, अभी तुरंत करेक्शन होगा, क्या लॉजिक में गड़बड़ हुआ, बल्कि हम और केयरफुल होकर देखेंगे ऐसे कैसे गलत हो गया। लेकिन बच्चे ये सब चीजों को समझना ही नहीं चाहते। जबरदस्ती, पहले तो कुछ बच्चे निकालते ही नहीं, सर बताएंगे तभी हम करेंगे, ये भी गलत है। और अगर आंसर निकाले भी और गलत सोच रहे, गलत हो गया होगा, गलत हो जाएगा, मेरा सही नहीं होगा, ऐसे बैठे रहते हैं, तो ये भी गलत है। चलिए इस क्वेश्चन को किया जाए। हमने एक बॉडी को थ्रो किया और फर्स्ट स्टेप पर अगर मान लो उसको लैंड करना हो, लॉजिक डेवलप करने की बात, तो ये यहां पर आएगा। इसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज बी हो जाएगा, और जो हाइट जिससे वो नीचे आ रहा है वो एच हो जाएगा। अगर वो सेकेंड स्टेप पर हिट करने की बात आएगी तो यहां आएगा। उसके लिए रेंज यहां से यहां तक अब 2b हो जाएगा, हाइट 2h हो जाएगी। अगर वो थर्ड स्टेप के एज पर हिट कर रहा है, जैसे मैंने डायग्राम पहले ही दिखाया, तो तुम देखोगे कि ये जो रेंज है वो 3b हो जाएगा और हाइट 3h हो जाएगा। यहां से एक पैटर्न समझ में हमको आना चाहिए कि बॉडी अगर nth स्टेप पर, मान लो यही स्टेयरकेस को मैंने थोड़ा और बड़ा कर दिया, अगर nth स्टेप पर लैंड कर रहा है तो उसके लिए रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा n टाइम्स b। कितनी हाइट से गिरेगा वो, हाइट क्या हो जाएगी उसके लिए, तो हाइट हो जाएगा n टाइम्स h। ये चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद बहुत सिंपल है, जब NH हाइट से गिर रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमको पता है, ये डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी पर। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2h/g, h की जगह हम लोग डाल देंगे NH और g। और रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है v इंटू टी, यानी कि v इंटू 2nh
अपॉन जी अंडर रूट ओवर, और ये हमारा हो जाएगा n टाइम्स b। हो गया। अब सॉल्व फॉर v, v को अगर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा g डिवाइड बाई 2nh इंटू nb। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, nb को रूट के अंदर लेके चले आओ तो n स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो g n स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2nh अंडर रूट ओवर, एक n से एक n जाएगा तो हो जाएगा जी एन बी स्क्वायर अपॉन 2h अंडर रूट ओवर। अब यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। अब यहां पर ये जो हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला है, जी एन बी स्क्वायर अपॉन 2h, और या फिर यहां पर जो हमने रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम का कॉन्सेप्ट यूज किया है, कोई जरूरी नहीं कि हर बार हमसे भी पूछे, भी देके पूछेगा किस स्टेप पर हिट करेगा तो डायरेक्टली एन के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एक रिलेशन है, एन का वैल्यू 1 डाल देंगे तो उसके लिए स्पीड पता चल जाएगा, एन का वैल्यू 2 डाल देंगे तो उसके लिए पता चल जाएगा। यही बात समझ आ गई? क्लियर है ये? अब मेरे को एक चीज जो यहाँ पर पूछने का है, ये वर्ड अगर नहीं यूज करते एट द एज, ये जो वर्ड हमने यूज किया है एट द एज, ये यूज नहीं करते। फाइंड द वैल्यू ऑफ v सो दैट इट हिट्स ऑन nth स्टेप, डायरेक्ट ऑन nth स्टेप होता। तो क्या ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे? बताइए। आद्या, अगर ये सर सिर्फ नहीं कर पाएंगे। हाँ बोलो। हाँ सर मलारा नहीं बताओ, कर पाएंगे सर। क्यों नहीं कर पाएंगे? सर क्योंकि अगर एज नहीं लिखा है तो हो सकता है कि सीढ़ी के कोई भी पार्ट पे गिरे वो, तो हमको रेंज क्लियर नहीं होगा, तो हम लोग एन भी नहीं लिख पाएंगे। गुड। मल्हार, हाँ सर, मतलब स्टेयर में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जहाँ पे वो गिर सकता है, इसलिए निकाल नहीं पाएंगे गुड, वेलोसिटी कौन सी है। वेरी गुड। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर एज लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इसी पार्ट से। अगर मैं फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करता हूँ मिनिमम, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट इट हिट्स ऑन nth स्टेप। एज नहीं, ये वर्ड नहीं है, अब ये हटा दिया। क्वेश्चन में देखो क्या चेंज किया हमने। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम, सिर्फ हमने फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट इट हिट्स ऑन nth स्टेप, ये क्वेश्चन दे दिया। क्या ये सॉल्व किया जा सकता है? बाकी बच्चे भी क्वेश्चन पर सोचें। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ दो बच्चों, एक बच्चों से एक क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और बाकी बच्चों का कोई जिम्मेदारी नहीं है। अमलार बताइए। सर उसमें बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है ना? क्या? हाँ, पॉइंट बॉल ऑब्जेक्ट ही को, लेंगे ना, बॉल को हाँ पॉइंट फिर, ऑब्जेक्ट ही हर बार ट्रीट करेंगे। हाँ फिर सेकंड स्टेप के मतलब n-1 स्टेप के एज पे हम रेंज लेंगे। ये हुई ना बात। आद्या बताइए। हाँ सर, मतलब अगर हमको मिनिमम पूछा है तो वो थर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड स्टेप है तो उसके कोने में पहुंचना चाहिए, तो हम लोग रेंज n-1 भी लेंगे, क्योंकि वो हम्म, सेकंड स्टेप का ही रेंज रहेगा, उसमें थर्ड स्टेप की रेंज ऐड ही नहीं होगी।
बराबर। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी जो क्वेश्चन हमने दिया ना, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट इट हिट्स ऑन nth स्टेप, ये क्वेश्चन अलग हो गया। दोनों बच्चों ने बहुत ही शानदार आंसर किया, नो डाउट अबाउट इट। बाकी बच्चे देखिए क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे करना है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू of v so that it hits on nth step। अगर डायरेक्टली nth स्टेप पर हिट करने की बात आ जाए तब तो बहुत सारे आंसर हो जाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे उसको। लेकिन वो मिनिमम स्पीड का बात कर दिया तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, ये हमारा थर्ड स्टेप है, और हमसे बोल रहा है कि थर्ड स्टेप पर जाना चाहिए। थर्ड स्टेप पर चले जाना चाहिए, चाहे मिनिमम स्पीड चाहिए उसके लिए, एकदम एज पर जाना ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। तो हम क्या ये इंश्योर नहीं कर सकते, ये जो बॉडी है इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही देखना है। ये जो बॉडी है अगर ये मूव करता हुआ इसके एज से थोड़ा आगे जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अगर इसके एज को, सेकंड वाले के एज को क्रॉस कर गया तो थर्ड वाले पर आएगा। यानी कि थर्ड पर लैंड कराना है अगर, तो सेकंड को क्रॉस करना पड़ेगा। फोर्थ पर लैंड कराना है तो थर्ड को क्रॉस करना पड़ेगा। दैट मीन्स इफ वी वांट टू लैंड on nth step, then we must cross n minus 1th step edge, cross edge of, ऐसा लिख लो, edge of n minus 1th step। इसलिए रेंज जो है और ये जो वेलोसिटी का हमने जो फॉर्मूला लिखवाया है, ये फॉर्मूला n के लिए नहीं यूज होगा, ये n माइनस 1 के लिए यूज होगा। मतलब हमको दोबारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। v मिनिमम अगर हमको निकालना है तो बस हम क्या करेंगे, n की जगह n माइनस 1 डाल देंगे, दैट्स इट। बाकी हर चीज एज इट इज रहनी है। ये हो जाएगा मिनिमम स्पीड जिससे वो nth स्टेप को हिट करे। और ये जो हमने निकाला है, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये हमारा मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर स्पीड दोगे तो वो आगे चल जाएगा। तो ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, और इसके बीच में कोई भी स्पीड दे दी जाए। फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू आ गया 15 मीटर पर सेकंड, जस्ट एक एग्जांपल के लिए कर रहा हूं, और इसका वैल्यू तुमने निकाला और ये आ गया 12 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि 12 और 15 के बीच में अगर हम कोई भी वेलोसिटी देंगे, कोई भी स्पीड देंगे, तो वो nth स्टेप पर ही लैंड करेगा। n का वैल्यू अगर 3 है तो थर्ड पर लैंड करेगा, n का वैल्यू 4 है तो 4 पर लैंड करेगा। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। यही बात सबको समझ आ रही है? क्लियर है ये? तो ज्यादातर क्वेश्चन मेडिकल के nth स्टेप के एज पर लैंड करने वाले पूछे जाते हैं, जो पहला एक्सप्रेशन हमने निकाला था। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जाए और कोई ज्यादा कैलकुलेशन का फर्क नहीं आएगा, तो दूसरा क्वेश्चन बन जाता है और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पहले वाले में और इस वाले में सिर्फ n-1 का ही फर्क है और कुछ नहीं, एवरीथिंग इज सेम। इस पर और जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो कैसे हैं देखो। जैसे फ्लडेड एरिया में
एरोप्लेन से हम लोग फुड पैकेट ड्रॉप करते हैं, या कोई भी फाइटर प्लेन है वो मिसाइल लॉन्च करती है। तो मान लो कोई भी एक प्लेन है जो किसी हाइट पर किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर उड़े जा रहा है, और ये वो ग्राउंड या वाटर जो भी बोलो, जिससे हाइट हमारी दी गई है 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कैपिटल एच कुछ भी हो, और इस प्लेन की वेलोसिटी है, ये प्लेन जो है वो कुछ वेलोसिटी से, लेट से 200 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से मूव कर रहा है। और अगर इसने सिर्फ बॉम्ब को ड्रॉप किया या फुड पैकेट को ड्रॉप किया तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं गिरेगा, ऐसे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम ड्रॉप करते हैं उसमें भी वही वेलोसिटी आ जाती है जो मूविंग बॉडी की होती है। पहले भी ये कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है। इफ वी ड्रॉप any object from a moving body, it has the same velocity as that of the moving object. ये चीज पहले भी बताई गई है और ये हर जगह एप्लीकेबल है, इसमें बिल्कुल भी हमको डाउट का बात नहीं होना चाहिए। तो जो एरोप्लेन है उससे अगर हमने कोई फूड पैकेट या बॉम्ब या कुछ भी ड्रॉप किया तो ये बिल्कुल सीधा तो नहीं गिरेगा, क्योंकि इसके पास ये वेलोसिटी है और ये यहां जाके गिरेगा। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि यहां से कितने दूर उस बंदे को या फिर प्लेन को कितना पहले ड्रॉप करना है, ताकि यहाँ पर अगर कोई खड़ा है, सपोज यहाँ पर कोई हेल्प के लिए खड़ा है, तो उसको फुड पैकेट डायरेक्टली हाथ में मिल जाए, या फिर यहाँ पर कोई बंकर बना हुआ है तो इसको ध्वस्त कर दे, फाइटर प्लेन है तो अपने को कितना पहले थ्रो करना चाहिए, और ये थ्रो करना माने ड्रॉप करना चाहिए। तो ड्रॉप करने के लिए हमको ये रेंज की तरह काम करेगा, ये हाइट है, स्पीड तो ऑलरेडी दिया हुआ है 200 मीटर, और हाइट मान लो 1500 मीटर 1.5 किलोमीटर दी गई है, लेट्स अज्यूम दिस। नॉर्मल ये हाइट होता है। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा हो जाएगा 2h/g, और रेंज हमारा हो जाता है v × t, यही निकालना है तो पुट कर दो वैल्यूज, और क्या 200 2 × h/g। अब इसको अगर सॉल्व कर दे 200 × √300 तो ये हो जाएगा 10 बाहर, तो 2000 √3, और ये आ जाएगा मीटर में, और इसको चाहे तो हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं 2√3 किलोमीटर। यानी कि फुड पैकेट को 2.5 किलोमीटर का ऑलमोस्ट 17 दूनी 34 नहीं, ये तो आ जाएगा 3.4 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा ये वैल्यू। 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 3.5 किलोमीटर पहले ही ड्रॉप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए, जैसे यहाँ पर बंदा है और ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए और तब ड्रॉप करे, तब ड्रॉप करेगा तो उसके हाथ में नहीं आके ये कहीं और आगे जाके गिरेगा। तो 3.5 किलोमीटर पहले ही इसको ड्रॉप कर देना चाहिए ताकि वो सीधे उसके हाथ में गिरे। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट में बहुत सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग को बिल्कुल जीरो कर चुके हैं। इतने सारे क्वेश्चंस शेयर किए गए हैं, आकाश की लीव के 250 क्वेश्चंस आपको शेयर किए गए हैं। पहले जो बेसिक और
PYQs उसकी एक फाइल शेयर की गई है। उसके अलावा आपके पास मॉड्यूल है। रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं हो रहा। और ये मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना ग्रुप में कोई डाउट है ना मेरे से कोई डाउट पूछ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि क्लास में सिर्फ हम थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सीखे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे। न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो थ्योरी तो समझ आएगा नहीं। मैं थोड़ा न्यूमेरिकल थोड़ा थ्योरी इसलिए कराता हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे एकदम से प्रॉब्लम प्रॉब्लम पर उनको समझ नहीं आता, इसलिए थोड़ी थ्योरी थोड़ा न्यूमेरिकल एक दो मैं साथ साथ कराता हूँ। लेकिन आपको प्रॉब्लम्स ही करने हैं। थ्योरी 4 बार पढ़ने से कुछ नया समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं होता। ये जितनी भी बातें आज बताई गई, इसको तुम 4 बार पढ़ोगे तो कुछ नया नहीं समझ आने वाला जब तक कि उसमें प्रॉब्लम्स नहीं करोगे। अब प्रॉब्लम्स अपने को करना ही पड़ेगा, तभी जाके कॉन्सेप्ट हमको समझ आएगा। कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी प्रॉब्लम ही करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में रहते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट समझ आएगा तब हम प्रॉब्लम करेंगे। ऐसा समय कभी नहीं आता। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, लेकिन बच्चों के दिमाग में पता नहीं ये बात जाती ही नहीं। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसके बाद प्रॉब्लम्स बनेंगे, ये एक मिथ है। इस दुविधा से बाहर निकल जाओ। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब प्रॉब्लम्स बनेंगे, और प्रॉब्लम्स बनने के लिए एक बेसिक आइडिया उस पूरे टॉपिक का होना चाहिए। पूरा क्लास एकदम क्लियर हो जाएगा तभी करेंगे ऐसा वैसा, तब तो फिर होने से रहा। तो क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन शेयर कीजिए, डाउट शेयर कीजिए, और जो भी आपका शॉर्टकमिंग्स है उसको दूर कीजिए। धीरे धीरे आपको लगभग 4 महीने हो गए। अप्रैल से अगर मैं काउंट करूं तो मई जून जुलाई, जुलाई भी खत्म हो गया और अप्रैल में भी 15 दिन, तो लगभग 3.5 महीने के आसपास हो गए। और 3.5 महीने में भी अगर तुम लोग पढ़ने का तरीका क्या होता है, सीखने का तरीका क्या होता है, अगर ये बात नहीं समझ पा रहे, जो बच्चे फर्स्ट डे से ज्वाइंट है उनको तो मेरे को अब नहीं समझ आता कि हम उनको कैसे समझाए कि पढ़ना कैसे। बाकी प्रॉब्लम्स डाउट्स तो पूरे 2 साल चलेंगे, लेकिन पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, सीखना कैसे है, ये सब चीज़ों पर अब बात करके कोई फायदा नहीं। ये बहुत बार ये सब बातें हो चुकी। सीखने वाले बच्चे सीखते चले जा रहे हैं और नहीं सीखने वाले बच्चे वहीं पर अटके हुए। इसलिए प्रोएक्टिव होकर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डाउट शेयर कीजिए। कम से कम एक दिन में 25-24 बच्चे हैं, एक एक ने डाउट अगर एक एक सिंगल पोस्ट किया तो 24 क्वेश्चन होते हैं। अगर हर बच्चा एक डाउट भी पोस्ट करे 24 क्वेश्चन होते हैं ग्रुप में। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 20 दिन से 15 दिन से ग्रुप में एक सिंगल क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो रहा। अच्छे बच्चे किए जा रहे हैं और जो बच्चे थोड़े वीक हैं वो कुछ शेयर ही डिस्कस ही नहीं करना चाहते। इस तरह से मोनोटोनस होकर पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं होगा, फाइनली नुकसान के अलावा। मेरा काम है बोलना, आपका काम है फॉलो करना। जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा अब उसके बाद मोशन इन 2D डिस्कस करना ये बड़ा मुश्किल है। और एक बात मैं और बता दूं, जो भी चीजें आपको लगता है कि आपकी क्लियर नहीं है, तो सारे लेक्चर्स ऑलमोस्ट रिकॉर्डेड है। ऐसा कोई लेक्चर नहीं है जो रिकॉर्डेड नहीं है। दूसरी बात, इसको आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। आप उसको आगे फॉरवर्ड करके जहां पर आपको समझ नहीं आया, जो कॉन्सेप्ट जहां पर डिस्कस हुआ है वहां पर देख सकते हैं। आपकी फाइल डेट वाइज शेयर की गई है। आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है उस डेट में कब वो डिस्कस हुआ है आपके नोट्स पर लिखा हुआ होगा। उस नोट से आपको पता चल जाएगा कि वो किस दिन के क्लास नोट्स है। क्लास नोट्स आप डाउनलोड कर लेंगे तो उससे भी समझ आ जाएगा कि हमको ये टॉपिक समझना है। फिर उस दिन की रिकॉर्डिंग जाके आप देख लीजिए। अगर आप समय के साथ चीजों को नहीं सीखेंगे तो दोबारा तिबारा हो सकता है। हम लोग को आगे भी सिलेबस कंप्लीट करना है।
दो चैप्टर एक चैप्टर में तो पूरा फिजिक्स खत्म होगा नहीं, इसलिए रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है। अगर रिकॉर्डिंग भी हमारे लिए इनफ नहीं हो रहा तब तो फिर बड़ा मुश्किल बात है। जिन बच्चों को जहां जहां डाउट है, सारे क्लास ऑलमोस्ट आपके रिकॉर्डेड हैं, आप जाके उनकी रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए, डाउट्स है तो डाउट पूछ लीजिए, लेकिन क्लास तो रिपीट नहीं हो सकता। अब मैंने आज जो पढ़ाया ये अगले दिन कोई कहे कि सर मेरे को पूरा क्लास रिपीट कर, ये कैसे होगा? और एक चैप्टर एक टॉपिक को खत्म होने में कम से कम 15, 20, 25 क्लासेस लगती है, 15 क्लासेस तो कम से कम लगती ही है। और 15 क्लास का कंटेंट एक दो क्लास में तो होगा नहीं, और वो अगर होगा तो वो रिवीजन में होगा, जब 11th क्लास का रिवीजन होगा तब होगा। इसलिए क्लास के साथ, टाइम के साथ, समय के साथ पढ़ते चले जाइए, इसी में फल आइए। बैकलॉग अगर बहुत ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो बैकलॉग कभी खत्म होगा नहीं। और हमने फर्स्ट डे ये चीज ओरिएंटेशन में ही बताई थी। जो बच्चे बैकलॉग क्रिएट करने में एक्सपर्ट होते हैं वो लोग सिर्फ बैकलॉग क्रिएट करते हैं, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। ऐसा थोड़ा ना होता है। कोई भी चैप्टर एक दिन में तो खत्म हुआ नहीं, 20-25 दिन चले। और डेली भी क्लास नहीं होती कि भाई डेली क्लास हो रही है तो हम परेशान हैं, वीक में गैप दे दे के क्लास हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। अगर बावजूद इसके अगर चीजें नहीं कंप्लीट हो रही तो कहीं ना कहीं तो हमारी जिम्मेदारी है, और हम अपनी जिम्मेदारी से कब तक भागेंगे? हमारे बदले कोई और थोड़े ना एग्जाम देने जाएगा, और हमारे बदले नहीं कोई सीखने आएगा। तो इसलिए काम करिए। और ये इस बार की बात है कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, इसके पहले जो भी बच्चे पढ़ के गए हैं उनको कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं थी। इसी बार से ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो रही है, डेट वाइज सब कुछ। नहीं तो सिर्फ क्लास का नोट्स होता था बस, और बच्चे उसी से पढ़ लेते थे, डाउट डिस्कस कर लेते थे। तो जितनी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं बच्चे उतना ही ज्यादा डल हो जाते हैं। मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है। अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, पूरी क्लास को रिपीट किया जा सकता है, लेकिन नहीं, चीजें कंप्लीट ही नहीं हो रही तो फिर कैसे चलेगा? और आसान तो नहीं है, मैं ये भी बोल रहा हूं, नीट जेई ये सब आसान चीज नहीं है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम 2 दिन नहीं पढ़ाई करें और फिर भी हम अप टू डेट रहे, 2 दिन 3 दिन में बहुत फर्क पड़ने लगता है। तो इसलिए हमको डेली पढ़ाई करनी है और पूरे मन से पढ़ाई करनी है। बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब भी बैकलॉग होने लगे थोड़ा टाइम बढ़ा के उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, नहीं तो एक बार ये बैकलॉग का दौर शुरू होगा ये कभी खत्म नहीं होता। ये पूरे 11th को खाएगा, फिर 12 को खाएगा। 1 महीना भी अगर हमने पढ़ाई में लूज की, बच्चे क्या करते हैं, 1 महीना सिर्फ बायो ही पढ़ने लगते हैं, फिजिक्स छोड़ देते हैं, नहीं समझ रहा छोड़ दो। उसके बाद वो कभी ओवरकम नहीं कर पाएगा, वो फिर दोबारा कभी भी ट्रैक पर आ ही नहीं पाएगा, उसका छूटा ही रहेगा पूरे टाइम। ये सारी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन बच्चे अमल करें तब तो ये फायदा हो। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।